हेलो। हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। सीआरपीसी की धारा 2 में हम परिभाषाएं पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो है 2N तक जो है अपराध की परिभाषा 2N में दी गई है, यानी 2N तक जो है पढ़ चुके थे। अब आगे जो हम उसके आगे परिभाषा देखेंगे कि 2O में जो है कौन सी परिभाषा दी गई। तो धारा 2O में जो है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी की परिभाषा दी गई, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा उसके बारे में जो है धारा 2O में स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि धारा 2O के तहत जो है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। इस परिभाषा में यह बताया गया है कि अगर पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी वह अनुपस्थित है तो कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी जो है थाने का भारसाधक अधिकारी बनाया जा सकता है जो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर हो, यानी कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी को जो है थाने का भारसाधक अधिकारी बनाया जा सकता है। या राज्य सरकार जो है किसी जो है ऐसे अधिकारी को मतलब कि भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी बना सकती है। मतलब कि किसी को भी बना सकती है, किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भी राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वह जो है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नियुक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होगा वह कांस्टेबल रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी जो है थाने का भारसाधक अधिकारी जो है बनाया जा सकता है। इस प्रकार धारा 2O में जो है थाने का भारसाधक अधिकारी को जो है परिभाषित किया गया है। अगली परिभाषा जो है 2P की परिभाषा 2P दिया गया, यानी 2P में स्थान को परिभाषित किया गया है, यानी प्लेस के अंतर्गत क्या क्या आएगा सीआरपीसी के तहत जो है उसको धारा 2P में परिभाषित किया गया। तो यहाँ पे हम प्लेस की परिभाषा देखते हैं। प्लेस की परिभाषा में दिया गया है कि स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी है। यानी कि जो प्लेस है यानी स्थान के तहत जो है गृह भी आएगा, यानी गृह हाउस आएगा, और भवन यानी बिल्डिंग, कोई तंबू यानी टेंट लगा है तो उसको भी सीआरपीसी के लिए घर माना, वो स्थान माना जाएगा। और यान यानी व्हीकल्स, कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल्स है उसको जो है स्थान माना जाएगा। और जलयान यानी वेसल्स को भी स्थान माना जाएगा। तो प्लेस के अंतर्गत यहाँ पे 5 चीज़ें आएंगी। ये जो है प्री एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन बनता है कि स्थान यानी प्लेस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो ये 5 चीज़ें आएंगी, इन चीज़ों को जो है याद रखना पड़ेगा, जैसे गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान। ये 5 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो धारा 2P में जो है प्लेस को परिभाषित किया गया है। अगली जो परिभाषा दी गई वो 2Q में जो है प्लीडर को परिभाषित किया गया, यानी प्लीडर की परिभाषा दी गई है। प्लीडर के अंतर्गत कौन आएगा उसको देखते हैं। तो किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। यानी प्लीडर के अंतर्गत जो है विधि व्यवसाय करने के लिए जो व्यक्ति प्राधिकृत है, यानी कि एडवोकेट्स जो है आ जाएंगे, जो किसी दूसरे का जो है मामला यानी न्यायालय के सामने रखते हैं तो प्लीडर में आ जाएंगे। या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति आ जाएगा जिसको न्यायालय ने परमिशन दी है जो है किसी की मामले को न्यायालय के समक्ष रखने के लिए। तो ये प्लीडर की परिभाषा हो गई ये प्लीडर की परिभाषा हो गई जो 2P में दी गई है। 2P में प्लीडर को परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा हम देखें। आगे जो है
जो परिभाषा आएगी वो आएगी 2R, यानी 2R की परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2R में जो है पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं पुलिस रिपोर्ट में जो है क्या आएगा, पुलिस रिपोर्ट की क्या परिभाषा दी गई है। पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। यानी पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है धारा 173 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर 12 दिया गया है जिसमें एफआईआर और एनसीआर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और उस मतलब चैप्टर यानी चैप्टर 12 यानी अध्याय 12 के तहत जो है पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात धारा 173 2 के तहत जो रिपोर्ट भेजता है उस रिपोर्ट को ही पुलिस रिपोर्ट जो है माना जाएगा। तो यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट होती है इसके अंतर्गत जो है जो है पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है चार्जशीट आती है और जो है फाइनल रिपोर्ट आती है। फाइनल रिपोर्ट आती है, दोनों चीज़ें जो है पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। जब पुलिस अधिकारी जो है किसी मामले का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करता है अध्याय 12 के तहत, तो पुलिस अधिकारी 2 प्रकार की रिपोर्टें जो है मजिस्ट्रेट को भेजता है। जैसे अगर उस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है तो पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को चार्जशीट भेजता है। जो चार्जशीट भेजी जाती वो भी धारा 173 2 के तहत ही भेजी जाती है। और यदि उस मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता है तो पुलिस अधिकारी जो है क्लोज़र रिपोर्ट भेजता है, यानी एफआर जिसको बोलते हैं, या फाइनल रिपोर्ट जिसको शॉर्ट में एफआर बोलते हैं, या क्लोज़र रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट जो है जो भेजता है पुलिस अधिकारी। जब साक्ष्य नहीं मिलता है उस मामले में तो वह भी धारा 173 2 के तहत ही भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को। तो पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों आएगी। जब पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को क्लोज़र रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भेजता है तो वह धारा 169 की जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन करता है। और जब जो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को जो है चार्जशीट भेजता है तो धारा 170 में जो प्रक्रिया दी गई, धारा 170 में जो प्रक्रिया दी गई है उसका जो है पालन करता है। तो अगर जो है जो पुलिस अधिकारी जो है क्लोज़र रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी है, अगर मजिस्ट्रेट जो है उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी या जो सूचना दी थी वो व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है क्लोज़र रिपोर्ट से कि पुलिस ने इसमें सही से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, इसमें और इन्वेस्टिगेशन जो है करवाना चाहिए या करना चाहिए, तो वह व्यक्ति जो है जिसने सूचना दी है वो जो है प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करके जो है आपत्ति दर्ज करा सकता है। या मजिस्ट्रेट भी जो है जो फाइनल रिपोर्ट है या क्लोज़र रिपोर्ट है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। पुलिस से जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन का जो है आदेश दे सकता है, या किसी अन्य प्राधिकारी से या प्राधिकारी को जो है प्राधिकृत करके उस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है करा सकता है। तो यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट को 2R में परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट में वो आएगा जो धारा 173 की क्लॉज 2 के अधीन पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजता है। तो मजिस्ट्रेट को जो है पुलिस अधिकारी चार्जशीट भेजता है और जो है फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर भेजता है। तो पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों आएगी। अगली परिभाषा जो है वह देखते हैं हम 2S, यानी 2S में जो दिया गया है, जो परिभाषा दी गई वह दी गई पुलिस थाना की, यानी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कौन सा आएगा, उसको क्या क्या स्थान आएगा उसको देखते हैं। तो पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। मतलब किसी भी स्थान को जो है राज्य सरकार जो है पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन घोषित कर सकती है। स्थान
के अंतर्गत जो है स्थान के अंतर्गत जो है कोई भी ग्रह आ सकता है, यानी कोई भी घर, भवन, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी तंबू, यान या जलयान, यानी जो 2P में स्थान की परिभाषा दी गई है, मतलब इसमें से जो भी स्थान आते हैं उन स्थानों में से किसी को भी जो है राज्य सरकार पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन जो है घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे पुलिस थाना घोषित करने की जो पावर दी गई है या बनाने की जो शक्ति दी गई वह राज्य सरकार को दी गई है। तो 2S में जो है पुलिस थाना को परिभाषित किया गया है। अगली जो परिभाषा है वह धारा 2T है, यानी 2T में जो है प्रेस्क्राइब को परिभाषित किया गया, यानी विहित। तो यहाँ विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, यानी जो नियम बनाए जाएंगे वो नियम जो है जो है इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि धारा 477 में जो है हाई कोर्ट को जो है नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। ये हो गई प्रेस्क्राइब्ड की परिभाषा। अगली परिभाषा जो हम देखते हैं 2U में जो है लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कौन होगा उसकी परिभाषा देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। यानी एक तो धारा 24 के अधीन जिस व्यक्ति को लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है वह व्यक्ति आएगा, और दूसरा वह व्यक्ति भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माना जाएगा, यानी लोक अभियोजक माना जाएगा, जो लोक अभियोजक के डायरेक्शन में जो है या निर्देशों के अधीन जो है कार्य करता है, वह व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। 2U में जो है लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। अगली परिभाषा हम देखेंगे 2V में जो है उपखंड यानी सब डिवीज़न को परिभाषित किया गया है। सब डिवीज़न से मतलब यानी उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है, यानी जिले का कोई भी जो है उपखंड अभिप्रेत है। जैसे कि प्रशासन को चलाने के लिए जो है जिले को छोटे छोटे सब डिवीज़न में जो है उसको जो है बांट दिया जाता है, जिससे कि शासन प्रशासन जो है सही ढंग से संचालित किया जा सके। तो उपखंड के अंतर्गत जिले का कोई भी उपखंड आता है। इसकी परिभाषा 2V में दी गई है। अगली परिभाषा जो है 2W है, जिसमें समन मामला को परिभाषित किया गया है। तो इस परिभाषा को हम वारंट मामला के साथ में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। समन मामला 2W और वारंट मामला 2X को एक साथ हम बाद में पढ़ेंगे। अगली परिभाषा हम देखते हैं 2WA की जो परिभाषा है इसमें पीड़ित को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा को सन 2008 में जो है संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी विक्टिम की जो परिभाषा है इसको 2008 में जो है संशोधन करके जो है CRPC में जोड़ा गया है। अब देखते हैं विक्टिम के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी आएगा। यहाँ पे पीड़ित की जो परिभाषा दी गई है इसमें बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति में वह व्यक्ति तो आएगा जिसके जो है विरुद्ध कोई हानि या क्षति की गई है, उसके साथ साथ जो उसका संरक्षक यानी गार्जियन जो होगा वह भी आएगा, और उसका जो विधिक वारिस यानी लीगल एयर जो होगा वह भी उसका जो है संरक्षक वह भी पीड़ित माना जाएगा। यानी पीड़ित के अंतर्गत वह है जिसके विरुद्ध अपराध तो किया गया वो भी आएगा, और उसका जो गार्जियन है वो भी पीड़ित माना जाएगा, उसका जो भी वारिस होगा यानी विधिक वारिस होगा, उत्तराधिकारी होगा, वह भी जो है पीड़ित माना जाएगा। तो ये परिभाषा जो है प्री एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जिसमें जो है पूछा जाता है कि पीड़ित शब्द के अंतर्गत कौन आएगा। तो ये दो चीज़ें और भी याद मतलब रखना पड़ेगा कि जैसे जिस व्यक्ति के खिलाफ जो है अपराध किया गया वो तो पीड़ित होता ही, उसके साथ साथ उसके गार्जियन भी पीड़ित होते हैं, यानी जो संरक्षक होते हैं या उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो भी पीड़ित माने जाते हैं।
तो अगली परिभाषा जो 2X यानी वारंट मामला, इसको हम समन मामला और वारंट मामला अगली वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे, जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। और समन मामला और वारंट मामला में अंतर भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। अगली जो परिभाषा, जो लास्ट परिभाषा दी गई 2Y में जो है यह कहा गया है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, मतलब वे शब्द या पद जो है सीआरपीसी में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं और उनकी परिभाषा धारा 2 के तहत नहीं दी गई है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जो है परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके उस संहिता में है। मतलब यहाँ पे यह कहा गया है कि जो शब्द हैं मतलब कोई ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है लेकिन वह सीआरपीसी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका जो है वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता में जो है परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे जो है सामान्य नियम तो यही है कि एक अधिनियम की परिभाषा दूसरे अधिनियम में जो है लागू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे यह जो है धारा 2Y के तहत जो है अपवाद दिया गया है कि जो परिभाषा आईपीसी में परिभाषित की गई है लेकिन सीआरपीसी में परिभाषित नहीं की गई है, उस परिभाषा का अर्थ जो है वही अर्थ जो है सीआरपीसी में भी प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आईपीसी की धारा 22 में जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया, यानी चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो चल संपत्ति की जो परिभाषा जो है आईपीसी में परिभाषित की गई, वही परिभाषा सीआरपीसी में भी लागू होगी। और दूसरी परिभाषा देख सकते हैं डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी पूर्ण, जिसको जो है धारा 24 में परिभाषित किया गया है। धारा 24 में परिभाषित किया गया है। जो परिभाषा धारा 24 में जो है परिभाषित किया गया आईपीसी में डिसऑनेस्टली की, वही परिभाषा जो है आईपीसी में भी लागू होगी। तो ये यहाँ पे 2Y जो है लास्ट परिभाषा है। सीआरपीसी में जितनी भी इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं दी गई थी, सारी परिभाषाओं को हम डिस्कशन करें, मतलब कि समझा। और ये परिभाषाओं को जो है ये परिभाषा प्री एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन परिभाषाओं से जो है प्री में 1-2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल बनते हैं। अगली वीडियो में हम समन मामला और वारंट मामला को समझेंगे और उसमें अंतर क्या है उसको भी देखेंगे। उसके बाद जो है हम फिर सीआरपीसी को चैप्टर वाइज जो है डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।